पवनपुर गांव में ज्योति नाम की एक महिला रहा करती थी। ज्योति की एक ही गाय थी जिसका नाम था पायल। वो अपनी गाय को सुबह शाम सफाई करती, उसे रोज नहलाती, उसे अच्छा खाना देती। एक दिन उड़ते उड़ते एक मुर्गी उसके आंगन में आ गई। ज्योति ने मुर्गी को देखा। मुर्गी बहुत गंदी और मैली हुई पड़ी थी। अरे अरे अरे, कहाँ से आई हो? कितनी गंदी हो रखी हो। आओ, तुम्हें नहला देती हूँ। ज्योति मुर्गी को पानी से नहलाने लगती है। ये बात मुर्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे तैसे ज्योति मुर्गी की सफाई करती है और उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद मुर्गी मजे से सो जाती है। जब वो शाम को उठती है तो देखती है कि ज्योति गाय का दूध निकाल रही है और गाय इतनी चमक रही है क्योंकि वो हर रोज नहाती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। गाय मुर्गी से कहती है, कैसी हो? कहाँ से आई हो? और ये तुम सुबह इतना परेशान क्यों थी नहाने पर? मुर्गी जवाब देती है, हाँ, मुझे नहाना पसंद नहीं। मैं तो अपने मालिक के यहाँ से भाग कर आई हूँ। 2-3 गांव पार करके आई हूँ। मेरा मालिक रोज मेरे अंडे ले जाता था और बाजार में बेच देता था। सोचा था किसी नए घर में जाकर रहूंगी, तो सोचा यहीं आ जाऊं। मगर ये नहाना धोना मुझे पसंद नहीं। तब गाय उसे समझाती है, अरे अरे, साफ सुथरी रहोगी तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। और यहाँ अगर ज्योति के पास रहोगी ना तो तुम्हें अपनी खूबसूरती का एहसास होगा। क्या कहा? खूबसूरती का एहसास? वो कैसे होता है? जब तुम सुबह यहाँ पर आई थी ना, इतनी मैली बदबूदार थी कि मैं क्या बताऊं। आओ जरा पानी के पास आओ और अपना चेहरा पानी में देखो। फटाफट मुर्गी पानी के पास जाती है और अपना चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, सच में मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने आप को इतना खूबसूरत पहले नहीं पाया। तुमने सच कहा गैया, ये तो ज्योति की सफाई का कमाल है। मुर्गी बहुत खुश हो जाती है। अब वो हर रोज ज्योति के साथ नहाते समय बिल्कुल शोर नहीं मचाती थी। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था। लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आसपास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी।
लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज है। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। 5 बंदर की कहानी। जंगल में एक घने पेड़ के ऊपर 5 बंदर रहा करते थे। पांचों हमेशा साथ साथ रहते थे।
उनमें से एक बहुत ही प्यारा बंदर था जिसका नाम था बिंटी। बिंटी गांव के स्कूल में जाकर दीवार पर बैठ जाया करता और बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता। बच्चों के हाथ में बस्ता देखकर, किताबें देखकर उसका भी बहुत जी करता कि वो भी स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन बिट्टी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बंदर कहीं स्कूल जाते हैं भला? माँ, मेरा बहुत दिल करता है। स्कूल के बच्चे देखकर जी करता है मैं भी पढ़ाई करूँ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आती हूँ। कोशिश करते हैं तुम्हें पढ़ाने की। माँ, मेरे पास एक किताब है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में गिरी हुई मिली। अच्छा, दिखाओ। अरे वाह, इस किताब में तो नए नए तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। बेटा, हमें स्कूल में तो कोई भी दाखिला नहीं देगा। जिस तरह तुम रोज जाकर स्कूल में बैठ जाते हो, कोशिश करो वहीं दीवार पर बैठे बैठे तुम कुछ सीख जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। नन्हा बंदर दीवार पर बैठ बैठकर बहुत कुछ सीख जाता है। आते जाते बच्चों को बातें करते देखकर उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब वो हमेशा घर लौटने के बाद बाकी के चारों बंदरों को एक क्लास की तरह बिठा देता और सबको सिखाता। आज से हमारे यहाँ पर भी स्कूल है। मैंने जो जो स्कूल से पढ़ाई सीखी है वो तुम सबको सिखाऊंगा। क्या तुम सब सीखोगे? माँ, सीखोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। चारों बंदर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो नन्हा बंदर सबको सिखाता है। सुबह सुबह कहना है गुड मॉर्निंग, बोलो मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। रात को कहना है गुड नाइट, गुड नाइट। और जब भी हाथ धोएंगे तभी खाना खाना है। ऐसा टीचर ने सभी स्कूल के बच्चों को सिखाया है। अब कल की बातें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना सबक काफी है। चारों बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो हर रोज पांचों बंदर मिलकर बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं और उनमें बहुत बदलाव आ जाता है और सब मिलकर बिंटी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। सीखने के लिए सिर्फ लगन चाहिए, उम्र नहीं।